गुड इवनिंग एवरीवन। आज के एक्वाटॉक सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। हम इन एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। तो आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्वाकल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, दैट इज रास। एक्वाकल्चर एक इनोवेटिव इंडस्ट्री है जिसमें से एक प्रणाली है आरएएस, जिसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहा जाता है। ये प्रणाली क्या है? जैसे कि आपने नाम से ही अनुमान लगाया होगा कि ये एक ऐसी तकनीक है जहां पानी को रिसाइकल करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए अतिथि वक्ता सुयश पाटिल जी हमारे साथ है, जो कॉलेज ऑफ फिशरीज रत्नागिरी में एज अ सीनियर रिसर्च फेलो एंड डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर चुके हैं। उन्होंने एम्पेडा में हार्बर डेटा कलेक्टर के रूप में काम किया है। वह FICSI के सर्टिफाइड असेसर है तथा रिलायंस फाउंडेशन में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए वे तकनीकी सलाहकार है। उनके पास प्रति माह 50,000 मछली के बीज की उत्पादन की क्षमता के साथ खुद की ऑर्नामेंटल फिश हैचरी है और वह पर्सनलाइज्ड आरएएस प्रणाली के डिजाइन और स्थापना में विशेषज्ञ है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू अंकिता। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस यस, कंटिन्यू सर। नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि अभी अंकिता ने बताया आपको, हम आज जो विषय चर्चा करने वाले हैं वो है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। मेरे बारे में थोड़ा बहुत अंकिता ने बता ही दिया है, तो हम जाते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक के लिए। ठीक है। आप लोगों ने मुझे इस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में बोलने के लिए जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं जल जीविका टीम का शुक्रगुजार हूँ। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है क्या? सर इट इज विजिबल, यस। ओके। तो जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर के बारे में अभी जब बोलने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो सिस्टम है ये कोई नई या फिर ये जो प्रणाली है, ये नई प्रणाली नहीं है। बहुत पहले से इसका इजाद हो चुका है और ये बहुत पहले से उपयोग में आ रही है, लेकिन अभी इसका उपयोग ज्यादा मात्रा में शुरू हो गया है। इसका पहला कारण ये है कि अभी समुद्रों में मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो इसके वजह से रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या ओवरऑल मतलब सभी जो कोई एक्वाकल्चर की प्रणालियां है वो अभी बहुत ज्यादा उपयोग में आ रही है। तो इसका एक मेन का मतलब एक प्रमुख कारण यही है कि इसके वजह से अभी जो आरएएस हम लोग सभी जगह पे ये सुन रहे हैं, तो क्योंकि समुद्रों में अभी मछलियां नहीं रही है तो हमें उसको मतलब इनलैंड में जमीन पे उनको बना के जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है। तो उसके वजह से हम लोग आज मतलब ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ये जो मैंने मतलब प्रेजेंटेशन बनाया है ये ज्यादा मतलब बेसिकली इन फार्मर्स के लिए है, जिसमें फार्मर को मतलब मोटे मोटे तौर पर मतलब बेसिक लेवल पर पता चल सके कि ये सिस्टम क्या है। इसमें बहुत डेप्थ में मतलब बहुत ज्यादा गहराई में जानकारी दी गई नहीं है,
तो अगर किसी को इसमें और जानकारी चाहिए तो मुझे आप क्वेश्चंस वाला जो सेशन है उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, मतलब ये है क्या। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो होती है वो है क्या। तो ये सिस्टम जो है वो ऐसी है कि जिसमें पानी जो हम रखते हैं मछली पालन के लिए, पानी जो लगता है वो पानी जो है वही पानी हम फिल्टर करके मतलब उसी पानी को हम शुद्ध करके फिर से उपयोग में लाते हैं। तो इसके वजह से सबसे पहले क्या मतलब इसमें फायदा होता है कि जिन जिन जगहों पे पानी की मात्रा कम है, पानी कम मात्रा में उपलब्ध है, वहां पे भी हम ये सिस्टम का यूज करके उस मछली पालन को कर सकते हैं। मतलब पानी की लागत बहुत ही कम होती है। मतलब अगर आप जो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक तरीकों से जो मछली पालन चल रहा है, उस मछली पालन के साथ इसकी अगर तुलना आप करोगे तो 1% भी पानी मतलब 99% पानी जो है वो रिसर्कुलर होता है, मतलब उसकी तुलना में कम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जब आती है किसी भी नई तकनीक की, तो हम लोग हमें पहला सवाल यही आता है कि हम ये क्यों मतलब क्यों उपयोग में लाएं। तो हम लोग तो पहले से ही मछली पालन कर रहे हैं, हमारे तालाबों में कर रहे हैं, या फिर जो डैम होते हैं उन डैम में केज डाल के हम लोग कर रहे हैं। तो वो छोड़ के या फिर उसके साथ हम ये क्यों करें, ये सवाल आता है। तो उसका पहला कारण ये है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इंडोर रास ऑफर्स द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फिश इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो आरएएस सिस्टम में मछली पालन करते हैं उसमें, उस तकनीक में हमारा पूरी तरह से उस मतलब कल्चर पे कंट्रोल रहता है। मतलब हमारे हाथ में रहता है कब क्या करना है, कब क्या करना है। जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है जिसमें मछली पालन होता है, जैसे कि हम तालाबों में करते हैं, उसमें हम लोग जब मछलियाँ छोटा बीज छोड़ देते हैं और उसके बाद हम उसको रोज खाना देते हैं, और खाना देने के बाद 3 महीने या 4 महीने के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे। उसके बीच में ये 3 या 4 महीने का जो समय होता है, उसी 3 या 4 महीने के समय में वो जो पानी होता है जो उस तालाब में होता है उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। हम उसके पैरामीटर्स जो है, जो कि मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनका जो ऊपर नीचे होना है उस पर हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारा जो होल्ड होता है वो बहुत ही कम होता है। और इस आरएएस सिस्टम में वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसमें हम लोग खाना डालना है, जो भी हम लोग ऊपर से देने वाले हैं, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। तो ये सबसे पहला कारण है जिस कारण के वजह से हम लोग ये आरएएस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरा है परमिटिंग कंट्रोल टू प्रोडक्ट ग्रोथ रेट एंड प्रेडिक्टेबल हार्वेस्टिंग शेड्यूल्स। मतलब इसमें कैसा है, जैसे कि मैं अभी इस तकनीक को, तालाब की तकनीक और ये जो तकनीक है, इन दोनों में हमने अंतर बताऊंगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि मतलब वो जो पारंपरिक तरीका है वो क्या है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो पारंपरिक तरीके में जैसा होता है कि हम लोग जैसे कि मछली के बीज हमने छोड़ दिए हैं और उसके बाद हमें 4 महीने तक हमको रुकना है और उसके बाद ही हम लोग वहां से निकालेंगे। तो ये जो आरएएस सिस्टम है उसमें हम बैच वाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर हमें चाहिए, हर हफ्ते हमें अगर प्रोडक्शन चाहिए, हर हफ्ते हमें अगर मछली चाहिए, तो हम लोग उस बीज को छोड़ते वक्त कुछ मतलब ऐसे तरीके से छोड़ सकते हैं बैच में कि हमें हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में या फिर हर 1 महीने में हमें मछलियां मिल सके। ठीक है, तो ये एक जो रीजन है वो भी ऐसा है कि जिसके वजह से हम आरएएस करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है हीट एंड वाटर थ्रू वाटर रीयूज आफ्टर कंडीशनिंग बाय बायोलॉजिकल फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग जो है वो पानी जो है वही पानी यूज करते हैं। हम दूसरा पानी उसमें मतलब बहुत कम मात्रा में दूसरा पानी जो है
वो हम उसमें डालते हैं, वही पानी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो ये एक कारण है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब जो हम लोग अभी सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि पर्यावरण के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए और बाद में बाकी की सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तकनीक में वेस्ट जो जनरेट होता है, मतलब जो भी गंदगी गंदगी बनती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, या फिर जो होती है वो ऐसे तरीके से बनती है कॉन्सेंट्रेटेड वे में कि हम उसको किसी दूसरे यूज के लिए, मतलब दूसरे कारण के लिए हम लोग उसको मतलब यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जो भी इसकी गंदगी निकलेगी आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। मतलब आप पेड़ जो लगाते हैं, मतलब जो कुछ भी आप एग्रीकल्चर की खेती जो करते हैं उस खेती में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके वजह से ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है बाकी की जो मछली पालन के जो पुराने तरीके हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब अगर आप नदी या तालाब के नजदीक रहते हैं तो उतना ज्यादा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अभी आप लोगों को अगर पता होगा कि जहाँ पे श्रिम कल्चर होता है, मतलब कोळंबी जो बोलते हैं हम लोग, उसका प्रॉन का फार्मिंग जो जहाँ पे होता है वहाँ पे एक ठराविक वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद, मतलब एक 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद, जब मतलब कल्चर जो होता है उसके दौरान पानी को बीच बीच में बाहर छोड़ना पड़ता है। उसके वजह से ये होता है कि खराब पानी जो है वो नेचुरल वाटर बॉडी जो होता है, मतलब समुंदर है या खाड़ी है, उसमें चला जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, आरएस सिस्टम में ये बात नहीं होती है। हम लोग ये पानी जो है कहीं बाहर नहीं छोड़ते, उसी पानी को हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। और एक जो सबसे अहम मुद्दा है वो है इसमें कि हाई डेंसिटी, मतलब जो पानी का जो जिस जिस भी चीज में हम लोग कल्चर टैंक में ये रखने वाले हैं उसमें हम हायर डेंसिटी में, मतलब ज्यादा मात्रा में हम लोग उसको अंदर रखने वाले हैं। कि उसके वजह से ये होता है कि जो भी जो भी मछलियां है, अगर हम पारंपरिक तरीकों में हम लोग अगर 1 टन जितनी जगह में निकाल पा रहे हैं मछली, उतनी ही जगह में हम इस तकनीक का यूज इस्तेमाल करके कम से कम 10 गुना तो ज्यादा इसमें कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गुना हम लोग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका प्रमुख कारण है कि जिसके वजह से आरएएस सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद है उसके बाद एक और भी एक रीजन है, मतलब इसका कि साल में किसी साल के पूरे साल के किसी भी वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोकण की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब 3 महीने में बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तब सबसे ज्यादा एक्चुअली कल्चर होता है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे अगर आप रंगीन मछलियों का कल्चर देखेंगे तो बारिश के वजह से अगर कुछ मतलब दिक्कतें आती होगी, तो ऐसा इस आरएस सिस्टम के वजह से नहीं होता है। आप पूरी साल में वो किसी भी महीने में इसका कल्चर जो है शुरू कर सकते हैं, किसी भी महीने में आप इसका प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। और मतलब जो बाकी का जो तालाब तालाब के जो भी तालाब में मछलियां हम लोग रखते हैं वो पूरी तरह से जो है नेचर पे डिपेंडेंट होती है। मतलब बाहर अगर तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो मछलियों को सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो उसके वजह से डिसीज जो है वो, मतलब मछली स्ट्रेस में आ जाती है सबसे पहले, और जैसे ही मछली स्ट्रेस में आती है उसके वजह से कोई डिसीज आउटब्रेक होने की संभावना रहती है। तो ये सभी जो दिक्कतें हैं वो इस आरएस सिस्टम में नहीं के वजह से हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम ये आरएस सिस्टम इस्तेमाल में लाते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मर लगता है या फिर जो भी फार्मिंग कर रहा है उसको जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम लोग कहाँ पे ये कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे का मतलब ऐसा है कि कहाँ कहाँ हम कौन सी जाति के मछलियों के लिए कर सकते हैं ये आरएस सिस्टम का यूज, और ये क्यों करना है।
तो अगर इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे तो आप ढेर सारा पैसा देख रहे होंगे। तो ढेर सारा पैसा ऐसा नहीं है कि ढेर सारा पैसा हमें मिलने वाला है। ये आरएस सिस्टम जो है वो ढेर सारा पैसा मांगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, मतलब पैसा जो है उसको, इसकी लागत जो है वो बहुत ज्यादा लगती है इसमें। हम लोगों को जो पारंपरिक तरीका जो है, पारंपरिक तरीके में जितना भी खर्चा आता है हमें मछली पालन में, उससे जैसे 10 गुना ज्यादा हमें उसमें, हम जैसे स्टॉकिंग जैसे कर सकते हैं, मछली ज्यादा रख सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से उसमें लगने वाली जो लागत है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस स्लाइड का रखने का या फिर ये पैसा का ऐसे ढेर दिखाने का मतलब यही है कि कौन सी जाति की मछली हम लोग इसमें करें, इसको चुनना सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी मछली को इस तकनीक में बढ़ाने के लिए जाएंगे जिसकी 1 केजी की कीमत, 1 किलो की कीमत 100 रुपए है या 120 रुपए है, तो हम लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम जो है, जिस मछली की कीमत 300 रुपए या 350 रुपए से ज्यादा 1 केजी को आती है, उसी मछली को अगर हम इस सिस्टम का यूज करके पालन करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। यही बताना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसी वजह से मैंने ये स्लाइड डाली हुई है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आरएएस में क्या क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे पंप्स होते हैं, पावर जनरेटर है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग इसका फोटोग्राफ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है जो आप ये देखते हैं, फिश टैंक है। मतलब फिश टैंक का मतलब क्या है, जो भी मछली हम लोग पालने वाले हैं, वो हम जिस चीज में रखने वाले हैं, वो मतलब यहाँ पे जो है वो गोल है, या फिर मतलब जो भी आकार है हमारे कल्चर टैंक का, वो हो सकता है इसमें। उसमें हम लोग मछलियां रखेंगे। उसके बाद उसका आगे आता है मैकेनिकल फिल्टर, और उसके बाद आता है, पहले आप नाम सुन लीजिए, बाद में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इस हर एक मशीन का क्या काम है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर के बाद आता है डीगैसर, उसके बाद आता है ऑक्सीजन का मशीन, उसके बाद आता है यूवी डिसइंफेक्शन। ये हर एक मशीन का एक अपना अपना अलग काम है, ठीक है। अभी हम लोग अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फार्मर को क्या चाहिए इस बात से देखें, तो फार्मर के लिए इतना पता होना जरूरी है कि इसमें कौन सी मशीन लगने वाली है। तो इसी वजह से मैंने ये दिखाया है कि इसमें कौन सी मशीन लगेगी। तो ये जो है 5-6 मशीनें जो है वो इसमें लगेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये हर एक मशीन क्या काम करती है, ठीक है। तो अभी इसमें ये आ गया स्टॉकिंग डेंसिटी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं एक एक करके ये मशीनरी क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। मतलब जो भी मछलियां हम लोग रखते हैं, मछलियां का जो खराब पानी है, वो पानी जो है वो पंप की मदद से बाहर हम लोग निकालते हैं। और सबसे पहले जो जाता है, जिस मशीन में जाता है, उसका नाम है मैकेनिकल फिल्टर। मतलब उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्रम फिल्टर और एक होता है स्टैंड फिल्टर। ये 2 तरीके के होते हैं। तो कौन सा कब इस्तेमाल में लाना चाहिए, इसका क्या मतलब फायदा है, ये मैं बताऊं। तो ये मैकेनिकल फिल्टर जो है वो क्या काम करता है, वो सबसे पहले जो काम करता है, अगर आसान भाषा में समझाने जाऊं, तो ये काम करता है जैसे कि हम, मतलब छन्नी का काम करता है। जैसे हम चाय बनाते वक्त, मतलब चाय का जो पाउडर है, चाय पत्ती जो है, वो पहले हम मतलब चाय से अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो ये छानने का काम करता है। तो ये क्या छानता है, मतलब जब हम मछली पालन करेंगे, तो मछली पालन में क्या होता है कि मछलियां खाना खाती है और उसका वेस्ट जनरेट होता है, मतलब उसकी विष्ठा जो होती है वो उसमें तैयार होती है। तो वो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब वो हम लोग देखते हैं कि पानी में ऐसे तैरता हुआ रहता है। और दूसरा जो होता है कि जो मछलियों का जो खाना दिया होता है, तो सभी का सभी खाना मछलियां खाती नहीं है, तो थोड़ा बहुत बच जाता है, वो रहता है। तो ये दो
प्रमुख मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें है जो सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्मेट में मतलब तैरती हुई रहती है, जिसको हमें निकालना चाहिए, निकालना जरूरी होता है। और उसको निकालने के लिए जो तकनीक होती है वो होती है सीविंग की, मतलब छानने की। तो ये जो मैकेनिकल फिल्टर जो है वो छानने का काम करता है। ठीक है। तो और एक थोड़ी सी बात इसमें बता देता हूँ कि मतलब अभी हम करने की क्या करने की कोशिश इसमें होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। तो सबसे पहले जो होता है, तो हम लोग मतलब हम पहले ये बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सब हम लोग जो कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम मछली पालन कर रहे हैं, हम लोग ने इस टैंक में, वो जो गोल टैंक होता है उसमें हम लोग ने मछलियां रख दी है। मछलियों के साथ मतलब जो जो पानी है, हम लोग जब इस RS सिस्टम का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली टेक्निक है, तो हम लोग मछलियां भी उसमें उतनी ही तादाद में रखने वाले हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो ज्यादा मछलियां है तो ज्यादा खाना डालना पड़ेगा, ज्यादा खाना डालना पड़ेगा तो मछलियां ज्यादा गंदगी बनाएंगी। तो ये सब ज्यादा मात्रा में जब होगा, तो अगर हम उसी पानी में, जिस पानी में मछलियां है, उस पानी में ये सब गंदगी अगर रहेगी, तो पानी खराब हो जाएगा। पानी खराब हो जाएगा तो मछलियां जो है वो तनाव में आ जाएंगी। जैसे ही मछलियां तनाव में आ जाती है तो उनको जो भी दिक्कतें है वो शुरू हो जाती है। उसमें मतलब उसको जो भी डिसीजेस होती है, वो जो रोग जो होते हैं, तो वो उसके लिए मतलब ससेप्टेबल हो जाती है, वो शुरू हो जाती है उनको, वो सब बातें जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती है और वो मर सकती है। तो उसके वजह से ये सभी जो चीजें उस पानी में हो रही है, बन रही है, उनको हमें निकालना चाहिए। लेकिन उनको निकालने की अलग अलग तकनीक है। वो सबसे पहली जो तकनीक है या सबसे पहली चीज जो आती है वो है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, जो भी मैंने अभी बताया। तो वो आप एक मोटे मोटे तौर पर बस इतना ही ध्यान रखिए कि इसमें काम जो होता है वो छानने का होता है। जो भी चीज हमें आंखों से दिखती है या फिर पानी में तैरती हुई होती है, उसको छानने का काम ये फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है वो करती है। उसके बाद जो पानी है वो आगे जाता है। जो पंप जो है वो पानी फोर्सफुली मतलब ताकत के साथ, बहुत प्रेशर के साथ इस फिल्टर पे पहुंचाता है। और उसके आगे जो नेक्स्ट फिल्टर जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल फिल्टर। मतलब अभी हम लोग ने क्या किया, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जो भी मोटे मोटे टुकड़े हैं, वो हमने छान लिए। उसके बाद आगे क्या आता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन जो है, इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर जो गंदगी, दिखने वाली गंदगी थी, वो तो चली गई। पानी अभी थोड़ा बहुत साफ दिखने तो लगा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पानी ये पूरी तरह से साफ हो गया है। इस पानी के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मछली के हेल्थ के लिए, मछली के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें निकालनी है। तो आप ये जो ग्रीन कलर का, हरे कलर का जो फिल्टर देख रहे हैं, वो फिल्टर आपको लग रहा होगा कि पहला जो फिल्टर आपने देखा है मैकेनिकल फिल्टर, उसी की तरह दिखता है। तो दिखने में ये सेम ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो चीजें होती है वो अलग होती है। उसका काम अलग है। वो पहले वाला जो था, उसका काम था सिर्फ मतलब छानने का काम था। अभी ये आगे जो फिल्टर है, इसका काम है बैक्टीरिया। आपको पता है मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हम अगर जमीन पे देखा जाए, तो कोई भी अगर प्राणी जो है वो मरता है, तो उसका डिकम्पोजिशन मतलब उसका विघटन करने के लिए जो छोटे छोटे जीव है वो वहां पे आ जाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह मतलब उसी तरह पानी में भी होता है। तो पानी में ये सब प्रक्रिया जो होती है, वो होने के लिए हमें उनको जगह देनी पड़ती है, मतलब उनको घर देना पड़ता है। ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन वो तभी काम करेंगे वो जब वहां पे वो पनपेंगे। तो उनको पनपने के लिए हमें किसी चीज का वहां पे होना जरूरी है। तो ये जो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं वाइट बैकग्राउंड में, इसमें बहुत सारी चीजें, गोल गोल चीजें आपको दिख रही है। तो ये इसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया। ये अलग अलग फिल्टर मीडिया है। वो अलग अलग मीडिया का अलग अलग काम है। उसमें चारकोल भी है, उसमें बायोबॉल है, उसमें सिरामिक रिंग्स है।
अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताना इस स्टेप पे कुछ ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मोटे तौर पे इतना मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल फिल्टर में होता क्या है। तो होता ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पनपते हैं, अपना अपना जो कॉलोनी है वो बनाते हैं। और इनको क्या लगता है, इनको जो इनका जो फूड है, इनका जो खाना है, वो है अमोनिया। मतलब जो सबसे ज्यादा जहरीली जहरीली जहरीला पदार्थ जो बनता है हमारे कल्चर टैंक में, तो होता है अमोनिया। उसको हमें निकालना होता है, लेकिन इनके लिए वो फूड है, इनके लिए वो खाना है। तो वो जो अमोनिया है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो उसको तोड़ती रही है, मतलब वो जो है वो उसको कंज्यूम करती है, और उसको एक प्रोसीजर होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन के का यूज, मतलब तकनीक का यूज होता है उसमें। और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर उसका भी नाम अगर मैं बताना जाऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अमोनिया जो होता है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्राइट जो होते हैं वो, जिसकी मतलब उतना ज्यादा वो जहरीला नहीं होता है, और वो पानी से आसानी से निकल सकता है। मतलब हम लोग जो डी गैसिंग की प्रोसीजर करते हैं, उस डी गैसिंग के प्रोसीजर में से हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने मतलब छानने का काम किया था। कि जो दूसरा स्टेप है, इसमें जो होता है, जो पानी के अंदर अमोनिया होता है उसको निकालने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद होता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मतलब क्या है? अभी जो आपने बायोलॉजिकल फिल्टर देखा, उसमें से हमने अमोनिया जो है उसको ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ के इसमें से निकाल दिया है। लेकिन किसी भी मछली को अगर जिंदा रहना है, या फिर हमें भी जिंदा रहना है, किसी को भी जिंदा रहना है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीजन। और उसके लिए हमें उस पानी में से जो है ऑक्सीजन, वो जो निकल गया है, मतलब ऑक्सीजन जो कम हो गया है, उसको बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए ये जो है एरिएशन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल में आती है। अलग अलग तरीके के एरिएशन सिस्टम होती है। ये जो है वो फोर्सफुली ब्लो करके हवा अंदर डालने वाली जो एरिएशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजर एरिएशन सिस्टम, उसका फोटोग्राफ है ये, जो व्हाइट में और नीले कलर में आप देख रहे हैं। वो उस फिल्टर उस मशीन का फोटोग्राफ है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए बाहर जो हवा है उसको बहुत ताकत के साथ अंदर ब्लो करने वाले हैं। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, पानी की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके आगे आए यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम। ठीक है, अभी क्या होता है, हम लोग ने पानी जो है वो छान लिया है, उसके बाद उसके अंदर जो अमोनिया है वो भी निकाल लिया है, उसके बाद उसमें हम लोग ने जो हमें चाहिए ऑक्सीजन वो भी डाल दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इन सभी तकनीक से भी हम लोग निकाल नहीं सकते। तो उनको पूरी तरह से मार डालना, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, ये जरूरी होता है। और उसके लिए इस्तेमाल में आता है अल्ट्रावायलेट, जो होता है यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम। इसमें और भी एक है जिसे ओजोनेशन कहते हैं, उसकी तकनीक से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ओजोनेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो उसको डी ओजोनाइजर भी लगाना पड़ता है, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो उसके वजह से ज्यादातर यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करने के लिए आसान है, तो वो हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। ये जो होता है प्रकाश ही होता है, उसके अंदर एक बल्ब ट्यूब होती है जो पानी में हम लोग छोड़ते हैं। जब पानी वहां से गुजरता है तो उसमें जो भी कोई बैक्टीरिया है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जिंदा चीज है उस पानी में, वो 99% तक मर जाती है। ठीक है, और पूरी तरह से साफ पानी फिर से अपने कल्चर टैंक में, मतलब जहाँ पे मछली है वहां पे आ जाता है। ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको बताया उसी का एक छोटा मॉडल ये जो है वो आपके सामने अभी जो फोटो दिख रही है, बहुत ही छोटे तौर पर रंगीन मछलियां पालने के लिए ये एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है।
उसमें अभी आपको मैंने जितनी भी बार बातें बताई वो सभी चीजें वहां पे लगी हुई है। अभी मैं आपको, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सफेद कलर के जो टैंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टैंक दिख रहे हैं, और ये वाला जो है वो छठा टैंक है। ये सब जो टैंक है इनमें मछलियां डाली जाएंगी, ठीक है, इन सभी में मछलियां होंगी। और यहाँ पे ये जो टैंक जो दिख रहे हैं आप, मतलब जो सबसे बड़ा टैंक है, इसमें अंदर पंप लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो पानी होता है उसमें उस पानी को पंप करके सबसे पहले ये जो पहला वाला काला फिल्टर आप देख रहे हैं, उस फिल्टर में ये पानी आ जाता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया मैकेनिकल फिल्टर, ये जो है वो सैंड फिल्टर है, ठीक है। जो पहले आपने 2 फोटोग्राफ देखे थे उसमें एक ड्रम फिल्टर था और एक सैंड फिल्टर था, तो ये वाला जो है ये सैंड फिल्टर है। तो सबसे पानी जो पहले जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अब ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जिसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से पानी पंप होता है और सबसे पहले आता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के। यहाँ पे मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होता है, मतलब छानने का काम होता है। और वहां से पानी छानने के बाद यहाँ से ये जो बाजू में जो दूसरा फिल्टर है, ये जो है वो बायोलॉजिकल फिल्टर है, जहाँ पे हम लोग को अमोनिया निकालना है, उसके लिए यहाँ पे पानी आ जाता है। उसके बाद यहाँ से जो पानी निकलता है वो यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम, मतलब ये जो आप ऐसे डंडी जैसा जो फिल्टर है वो देख रहे हैं, वो यूवी फिल्टर है, वहां पे आ जाता है। और जो हरा पाइप है उसको देख वहां से वो यहाँ पे फिर से पहले टैंक में आता है। तो ये ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। ये पहला टैंक है, इससे पानी इस दूसरे टैंक में जाएगा, इससे तीसरे टैंक में जाएगा, इससे चौथे टैंक में जाएगा, पांचवें टैंक में जाएगा, छठे टैंक में जाएगा, और फिर से इस सिस्टम में आ जाएगा, और ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है पानी जो है वो वही पानी गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए कि 100% वही पानी हम लोग इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। हम लोग रोज के रोज कम से कम, अगर हम लोग 5% है, अगर आपके पास मतलब 1,000 लीटर पानी है, तो उसका 5% जो पानी है वो हमें यहाँ से सिस्टम में से निकालना है। मतलब अगर आप 100 लीटर का हिसाब करेंगे तो 5 लीटर पानी हम लोग को उसमें से निकालना है, और 5 लीटर पानी हम नया डालना है। मतलब 5% पानी जो है अगर हम रोज के रोज इसमें से नया डालते रहेंगे, तो मछलियों की जो मतलब हेल्थ रहती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रेजेंटेशन था जो मैंने अभी दिया है। अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल कीजिए, आप आपके, और हम लोग ये सेशन सवाल जवाब के तौर पे आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हाँ सर जी, इसके ऊपर मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए यार इसके लिए, मिनिमम क्लाइमेट के बारे में? मतलब किस चीज के लिए? मैं विदर्भा और तेलंगाना में टेम्परेचर 45-46 रहेगा, उसी टेम्परेचर में आरएस चलेगा क्या? कितना टेम्परेचर आप बोल रहे हैं? 45-46 धूपकाल में। 45-46, ठीक है। मतलब आरएस सिस्टम एक्चुअली ऐसी जहाँ पे कंडीशन होती है, ऐसे जहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, उसी चीज के लिए बना हुआ है। लेकिन कैसे है, जैसे मैंने आपको बोला 45 तक अगर टेम्परेचर जाता है तो उसमें और एक मशीन ऐड होगी जिसे बोलते हैं चिलर। कई कई जगहों पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाती है, वहां पे हम लोग को हीटर लगाना पड़ता है। और जैसे हीटर होता है वैसे ही चिलर भी होता है। तो अगर ये जो सिस्टम आपने देखी, तो उसी फ्लो में अगर एक आप चिलर लगा दे, जो चिलर थर्मोस्टेट का काम करता है। मतलब थर्मोस्टेट का क्या 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 काम होता है कि मछली पालन के लिए अगर हम देखा जाए तो 28 डिग्री तक का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें ये मछलियां जो है उनकी ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो अगर आपको 45 से ये तो हम चिलर डाल सकते हैं, चिलर का यूज करके हम ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो आपको देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब हम लोग बिजनेस के लिए करते हैं, ये कोई रिसर्च नहीं है कि हम लोग इसमें पैसा डालें और काम कर दें। तो जो चिलर होता है उसको भी हम लोग को, यहाँ पे आरएस सिस्टम में जो पंप होता है वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चलने के बाद ही हम लोग को वो पानी का क्वालिटी जो है वो मिलता है। अगर हम आप चिलर उसमें डालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका कॉस्ट कितना आता है, ठीक है।
हेलो हेलो, थैंक यू सर। आप बोलिए। हाँ, और कोई सवाल? यहाँ पे एक हैंड रेस दिख रहा है। For how many number of cultures the water taken initially can be recycled? How many numbers? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने साइकिल के लिए जो इनिशियल मतलब जो पहले लिया हुआ पानी होता है वो कितने साइकिल के लिए हम यूज कर सकते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग उन्हीं मछलियों का कल्चर करते हैं जिनका कल्चर पीरियड 4 महीने तक होता है। और आप जो भी पानी पहली बार अंदर ले रहे हैं उसको कम्प्लीटली फ्लश करने का जरूरत कभी नहीं पड़ता है। आप पूरा कल्चर कंप्लीट करने तक वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोज अगर आप 5% पानी अगर नया डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे नेक्स्ट मतलब वो कम होता जाएगा जो पुराना पानी है और नया पानी उसमें ऐड होता जाएगा। तो आपका अगर सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए तो वो ऐसा है कि आप पूरा कल्चर पीरियड तक उसी सेम पानी को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। दिनेश कुमार ने ये क्वेश्चन पूछा था, अगर वो है लाइव तो उनके लिए मैंने बताया। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? लगता है सर ने सभी बेसिक चीजें कवर की हुई है, तो इसलिए मुझे एक सवाल पूछना था, इसका स्टॉकिंग डेंसिटी पर आप बताने वाले थे। सर आपका आवाज, या स्टॉकिंग डेंसिटी पर आप बताने वाले थे। हाँ स्टॉकिंग डेंसिटी, हाँ वो एक स्लाइड रह गई थी। ये स्टॉकिंग डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप तीन तरीके का मतलब डेंसिटी के टाइप्स दिख रहे हैं, जो है लो है, मीडियम है, हाई है। जो मैंने हाई लिखा है वो है 10 kg पर क्यूबिक मीटर, ये भी हाई नहीं है। मतलब अगर आरएएस सिस्टम की बात करने जाओ तो 120 kg पर क्यूबिक मीटर तक हम इस आरएएस सिस्टम को ले जा सकते हैं। मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो एरिया होता है, क्यूबिक मीटर का एरिया होता है, हम 120 kg तक का फिश हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे पोल्ट्री में आप लोगों ने देखा हुआ कि उसमें वो जो चिकन होते हैं उनको सिर्फ मतलब खड़ा रहना है, खाना है और खड़ा रहना है, उसके अलावा उनको कुछ भी करना नहीं है। मतलब इतने हाई डेंसिटी तक हम उसको ले जा सकते हैं। लेकिन जब जो मैंने इम्पोर्टेंट बात जो बताई कि आप लोग का कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना है और आपका वो जो प्रोडक्ट है, मतलब वो जो मछली है वो एज अ प्रोडक्ट अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट ही है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको ये सब कैलकुलेशन करना है। और उसके हिसाब से हमें जो मतलब उसमें लगने वाला मैकेनिकल फिल्टर है उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर आप उसमें 10 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से अगर फिश रख रहे हो तो आपको अलग कैपेसिटी का मशीन लगेगा, या फिर सैंड फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर और यूवी फिल्टर लगेगा। और उसी जगह पे अगर आप 120 kg की जो मैंने बात की वो अगर रख रहे हैं तो आपको अलग तरीके का फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मल फिल्टर जब स्टॉकिंग डेंसिटी होती है तो हम लोग एरिएशन सिस्टम यूज करते हैं। जो नॉर्मल जो एयर है जिसमें नॉर्मली ऑक्सीजन अवेलेबल है, 14% जो ऑक्सीजन है वो हम लोग डालते हैं। लेकिन अगर आप 120 kg तक आपको अगर जाना है पर क्यूबिक मीटर तो आपको प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो लगा के उसको पानी के अंदर ब्लो करना होगा। क्योंकि जनरली हम लोग जो मतलब डीओ रखते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, अगर आप सर को तो पता होगा, वो अप्रोक्सीमेटली हम 6 mg पर लीटर मिनिमम रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हेवी स्टॉकिंग डेंसिटी करना है तो आपको 18 mg पर लीटर तक को इसको बढ़ाना होगा। मतलब जो पानी अंदर आएगा कल्चर टैंक में, वो आने वाला पानी जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब 18 mg पर लीटर तक का डिजोल्व ऑक्सीजन हमें होना चाहिए। और जो पानी वहां से निकलेगा, खराब पानी बाहर निकलेगा, उसका जो होता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो 6 mg पर लीटर तक होना चाहिए, मतलब डिस्चार्ज का, वेस्ट का। तो इतना हमें हाई उसको रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले फैक्टर जो आता है वो हेवी डेंसिटी में जो प्रॉब्लम करता है वो है डिजोल्व ऑक्सीजन।
अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है तो फिश अल्टीमेटली वेरी इमीडिएटली स्ट्रेस में आ जाएगी, क्योंकि वो 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आरएस में, मुझे अभी पता नहीं कि मतलब उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो जो भी प्रॉब्लम्स है और जिन्होंने भी किया है उनको पता होगा। तो जो आपने स्टॉकिंग डेंसिटी कहा है, जब हैवी स्टॉकिंग डेंसिटी रहती है तो हमें पावर जनरेटर होना चाहिए हमारे साथ। तो कभी भी अगर पावर फेल्योर होता है और 1 या 2 घंटे का भी पावर फेल्योर होता है, तो पूरा का पूरा जो मतलब हमारा बायोलोड हुआ उसमें है, जो भी मछलियां है, उसका मतलब हेवी लॉसेस होने का बहुत सारा चांसेस होते हैं। दूसरा होता है प्लम्बिंग, मतलब आरएस सिस्टम में जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है, तो ये होती है कि पानी का पूरी तरह से निकल जाना। मतलब प्लम्बिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रात में तो मछलियां ठीक थी, पानी ठीक था, सब था, लेकिन सुबह आके देखा तो कल्चर टैंक में पानी ही नहीं है। तो सबसे बड़ा ट्रेजेडी जो होता है, तो ये सारी ट्रेजेडी जो होती है सबसे बड़ी वाली जो है वो होती है। तो उसमें अगर स्टॉकिंग डेंसिटी आपको हाई रखनी है तो उसके हिसाब से आपको वो सब फिल्टर्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो सर अभी आप मतलब और कुछ है इसमें, मतलब ये मैंने स्टॉकिंग डेंसिटी ये सब फिगर्स है, एज ए नंबर्स है, आपको मतलब बैक कैलकुलेशन करना होगा। जिसको भी मतलब ये सब आरएस सिस्टम बिठाना है, तो सबसे पहले स्टेप जो होती है, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्टेप होती है वो उस जगह की मार्केट को सर्वे करना कि कौन सी फिश वहां पे सेल होती है लोकली, या फिर कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका केजी का प्राइस क्या है। उसका केजी का प्राइस अगर सफिशिएंट है, तभी आप मास प्रोडक्शन के लिए आरएस सिस्टम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो दो फैक्टर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो फैक्टर्स का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन में कि कितना क्वांटिटी में चाहिए, मतलब 1 टन चाहिए, 2 टन चाहिए, 3 टन चाहिए, वट टन में आपको अगर जब पता चल जाएगा, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट फैक्टर जो होता है कि हाउ मच अमाउंट यू कैन स्पेंड। मतलब आरएस सिस्टम का इतने सारे डिजाइन है, अगर आपका मतलब बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है और आपके पास बहुत सारा मतलब फाइनेंशियली पॉसिबिलिटीज है, तो आप मतलब मछलियों को जो सबसे बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको उसका रेवेन्यू जो है वो होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये बैक कैलकुलेशन होने के बाद ही आप एक स्टॉकिंग डेंसिटी तय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10 केजी का स्टॉकिंग डेंसिटी बोलेंगे यहाँ पे जो मैंने हाई रखा है, तो वो ये तो इतना हाई है नहीं। लेकिन मैं इसलिए लो कमिट कर रहा हूँ या लो दिखा रहा हूँ कि मतलब लोग ऐसा नहीं समझ पाए कि समझ जाए कि 40 केजी तक हम लोग रख सकते हैं, तो ये नॉर्मल सिस्टम लगा के भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है सर। और इसमें कौन कौन सा वेराइटी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? यस, मतलब आरएस सिस्टम में सर ऑलमोस्ट ऑल स्पेसिस, मतलब ये स्पेसिस के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा ये नहीं कि ये स्पेसिस कर सकते वो स्पेसिस नहीं कर सकते। लगभग हर एक स्पेसिस को हम आरएस सिस्टम में कर सकते हैं। उसके लिए थोड़े थोड़े अल्ट्रेशन चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे कि अगर नॉर्मली मतलब हम जो फिश कर रहे हैं, तो फिश के लिए जो भी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उससे अगर आप लोग श्रिम्प करना चाहते हैं, तो श्रिम्प के लिए थोड़ा अलग डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि श्रिम्प जो है वो मोल्ट होती है। मोल्ट होने के बाद वो जो मोल्ट निकलता है वो तैरता रहता है, वो अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम में जाएगा तो चोक हो जाएगा। या फिर उसका कितना साइज है, मतलब कौन से साइज पे आप अगर स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप अगर सोच रहे हैं कि श्रिम्प को रखने के लिए, तो कौन सा साइज में आप कर रहे हैं, मतलब PL6 रख रहे हैं, PL7 रख रहे हैं, PL8 रख रहे हैं, कौन सा स्टॉकिंग डेंसिटी है, उसके हिसाब से थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें नर्सरी फेज जो होता है उसके लिए अलग होता है, ग्रो आउट फेज जो होता है उसके लिए अलग होता है। ये जो मतलब अभी जो मैंने पिक्चर्स दिखा है वो सिंगल कल्चर टैंक दिखा रहे हैं, मतलब ये इसमें ऐसा नहीं होता है, बैच वाइज प्रोडक्शन होता है। जब आप इनिशियल स्टॉकिंग करोगे, तो इनिशियल स्टॉकिंग जो होता है वो नर्सरी का होता है। उसके बाद वो उसमें से स्टॉक जो है वो बायोलोड जो है वो हम लोग शिफ्ट करते हैं रियरिंग के लिए। तो हर एक जो एरिया होता है और हर एक जो कंपोनेंट होता है उसका अलग अलग रोल होता है। लेकिन आप हम लोग किसी भी मछली को इसमें कल्चर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सीएस। वेलकम सर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी स्पेसीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है।
अभी इसमें इसका आंसर तो मतलब आप एरिया वाइज दे सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो सीबास होता है उसका प्राइस अच्छा है, लेकिन आप उसका सीबास अगर आप ऐसे जगह पे करने जाओगे जो इट्रोप्लस बोलते हैं, बारामुंडी बोलते हैं कहीं पे, तो आप अच्छी जगह पे करने जाओगे जहाँ पे उसकी डेलिकेसी है नहीं, तो वो नहीं हो पाएगी। तो मतलब हर एक एरिया के अनुसार ये स्पेसीज बदलती रहती है। तो ऐसे एक कोई नाम जो है वो बोलना मतलब मुश्किल है। मैं मेरी जगह से यहाँ पे बोलूंगा तो सीवास है जो सबसे ज्यादा आरएस सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल पूछना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, और एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा, और मुझे विश्वास है कि यह सत्र किसानों को नवाचार अपनाकर अपने उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा और प्रौद्योगिकियों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब जैसा कि हमारे पास सीमित समय है, मुझे इस सत्र को अंत में लाना होगा। और जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता सुयश पाटिल को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और अपने कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हमारे यहाँ रास का जो है अभी चल रहा है, बहुत सारे किसान रास में जुड़ने लगे हैं, तो उम्मीद है कि आप हमें गाइड करेंगे ऐसे ही आगे। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर मत्स्य पालन पर आधारित बहुत सारी मुफ्त सामग्री के बहुत सारे वीडियो है, वो भी जरूर देखें। ये सेशन भी हम अपलोड करेंगे अगर आप फिर से देखना चाहें। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, और हम एक्वाटॉक के और एक दिलचस्प विषय के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।